पॉलिटेक्निक क्लासेस मैसूर भी लेके आई हूँ सेकंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स सेकंड की क्लास। और आज मैं लेके आई हूँ लेसन नंबर 3 और इसको भी मैंने पूरा एक ही चैप्टर में कवर किया है और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 3 पे। ठीक है, हमारा लेसन नंबर 3 है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन परावैद्युतांक की किसी परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को हम उस परावैद्युतांक पदार्थ का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, माना वैद्युशीलता क्या है आपकी एप्सिलॉन है और पदार्थ की वैद्युशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की वैद्युशीलता आपकी एप्सिलॉन नॉट है। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर परस्पर निकट लाया जाए, मतलब आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को परस्पर निकट लाया जाए तो उसमें विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा, विभवांतर कैसा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के विद्युत विभव को शून्य माना जाए। माना कि पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है। क्यों पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य इसलिए माना जाता है क्योंकि पृथ्वी की जो धारिता होती है सी वो बहुत ही ज़्यादा अनंत होती है। ठीक है, वो तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, विभव वहाँ पे शून्य मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, परावैद्युत पदार्थ का CR परिपथ के कालांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। कालांक मतलब एंगल पे। ठीक है, तो किसी CR का कालांक टॉ इक्वल टू CR होता है। ठीक है, अगर परावैद्युतांक आ जाए उस माध्यम में तो CR में आपका K ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो K है वो परावैद्युतांक भरने पर, मतलब कि उसमें परावैद्युतांक क्या होता है, कण वगैरह होते हैं, तो परावैद्युतांक भरने पर कालांक कैसा हो जाएगा, वो K गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी संधारित्र आवेशी संधारित्र की प्लेटों को तांबे की तार से जोड़ दें, ठीक है, तो जो संधारित्र होगा वो निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आवेशी संधारित्र में संधारित्र ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। मतलब कि जो संधारित्र आवेशी संधारित्र है, जब आवेश उत्पन्न हो रहा है उसमें या आवेश है उसमें, तो उसमें ऊर्जा कुछ ना कुछ होगी। तो वो कह रहा है कि वो किस रूप में रहती है। तो आवेशी संधारित्र की जो ऊर्जा है संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है। मतलब कि अगर किसी में आवेश है तो उसमें ऊर्जा होगी और ऊर्जा जो होती है वो चारों ओर का एरिया कवर करती है, जिसके कारण वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, धातु का बड़ा गोला दूसरे भारी छोटे गोले के तार से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस समायोजन को कुछ आवेश दिया जाता है, मतलब कोई चार्ज दिया जाता है, तो किस गोले पर अधिक आवेश उत्पन्न होगा, मतलब कौन सा गोला आपका आवेश ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, बड़ा गोला आवेश ज़्यादा लेगा क्योंकि उसकी संधारिता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जिसकी संधारिता अधिक होती है वो ज़्यादा चार्ज लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रतीकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है विद्युत विभव को हम VA से प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम A पॉइंट से चल रहे हैं, तो इसलिए बेस वोल्टेज के बेस में हम A लिख देंगे। ठीक है, और हमें पता है कि परीक्षण आवेश Q0 होता है और कार्य आपका W होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि एकांक आवेश पर किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब कि एकांक आवेश पर जब कार्य होता है तो वहाँ पर आवेश तो 1 हो जाता है और जो कार्य हो जाता है वो वोल्टेज के इक्वल हो जाता है, इसलिए वो दोनों इक्वल होते हैं। और W यहाँ पर आपका है कार्य। ठीक है, और परीक्षण आवेश आपका क्या है, Q0 है, ठीक है, अनंत के वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र के A बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो W ही किया जाता है। और विद्युत विभव का मात्रक यहाँ क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। ठीक है, क्योंकि कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है और परीक्षण आवेश या आवेश जो भी चीज़ है आवेश में उसका मात्रक कूलाम होता है, इसलिए आपका हम
यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक विभव मापी तार की मूल आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ निम्न आवश्यकताएं हैं। तो पहली आवश्यकता है कि तार की लंबाई अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर तार की लंबाई अधिक होगी तो विभव मापी तार की विभव प्रवणता घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार की काट का क्षेत्रफल इसकी पूर्ण लंबाई पर एक समान होना चाहिए। ठीक है, इसकी कह रहा है कि तार का काट का क्षेत्रफल इसकी पूर्ण लंबाई पर एक समान होना चाहिए, मतलब पूरी जो लंबाई है उस पर एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो अन्यथा तार की विभव प्रवणता इसकी पूर्ण लंबाई के लिए एक समान नहीं होगी, क्योंकि विभव का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, विभव प्रवणता क्या हो जाती है, K=V/L होती है। ठीक है, तो इसलिए पूरी लंबाई में जो है एक समान नहीं होगी, विभव प्रवणता अलग अलग होगी, क्योंकि हर पॉइंट पर अलग अलग वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव तार मिश्र धातु का बना होना चाहिए व निम्न ताप गुणांक वाला होना चाहिए। ठीक है, मतलब कम ताप गुणांक होना चाहिए उसका, तथा इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे मैग्नीन। ठीक है, मैग्नीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता की प्लेटों पे, प्लेटों के बीच की दूरी पर और प्लेटों के बीच रखे परावैद्युतांक के माध्यम पर निर्भर करती है। मतलब जैसे कोई प्लेटें हैं उनके बीच में कोई परावैद्युतांक आ जाए उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संधारित्र की धारिता को प्लेटों के बीच क्षेत्रफल बढ़ाकर, मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाने से संधारित्र को बढ़ाया जा सकता है, और प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके भी क्षेत्रफल धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तथा प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम भरकर भी बढ़ा सकते हैं, मतलब कोई भी प्लेट है उसके बीच में कोई भी माध्यम परावैद्युतांक माध्यम रख देंगे तो भी उसकी धारिता जो होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल के अभिलंबवत विद्युत तीव्रता घटक तथा क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, वैद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल के अविलंब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटक तथा क्षेत्रफल के इक्वल होता है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम किस टाइप से प्रेजेंट करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस टाइप से प्रेजेंट करेंगे, फाई ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ सॉरी, ये भी कह रहा है कि दूसरे शब्दों में वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में, मतलब परपेंडिकुलर दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को भी हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या फिर आप बोल सकते हो वोल्ट पर मीटर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसका आंसर है कि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर, प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके तथा प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम रखकर संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वायु को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा कैसे शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, घर तथा दफ्तरों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आमतौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वायु क्लींस या बस ESP मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये एयर प्यूटर्स आमतौर पर हवा के फिल्टर पर हवा को खींच देते हैं और फिर इसे इलेक्ट्रोचार्जिंग प्रक्रिया पर हवा को पास कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि परावैद्युतांक ब्रेकडाउन से आप क्या समझते हैं। तो जो परावैद्युतांक ब्रेकडाउन है
जब किसी विद्युत कुचालक पदार्थ के सिरों पर लगाए गए विभव का मान बढ़ाया जाता है, मतलब वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है, तो इस निश्चित विभव की सीमा के उपरांत कुचालक पदार्थ में अचानक धारा प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो विभव का वह मान जिस पर किसी कुचालक पदार्थ में धारा बहने लगती है, वो आपका क्या कहलाता है? ब्रेकडाउन विभव कहलाता है। ठीक है, मतलब जिसमें अचानक से धारा प्रवाह होने लगती है, वहाँ वो क्या कहलाता है? ब्रेकडाउन विभव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक औद्योगिक स्थिर वैद्युत निस्पंदक क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है कि ESP कई औद्योगिकीकरण उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या किया जाता है। ठीक है, तो इस हेतु समांतर प्लेट मतलब पैरेलल प्लेट ESP युक्त सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, मतलब कि हम किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि कोरोना डिस्चार्ज उत्पन्न करने हेतु ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाया जाता है और इसका लगभग 50 किलोवाट से लेकर 100 किलोवोल्ट उच्च धारा प्रयुक्त की जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, मतलब कि इसकी परिभाषा बताइए। यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्रमशः यहाँ पे प्लस क्यू है तथा माइनस क्यू हो तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? संधारित्र की धारिता C=Q हो जाएगी। ठीक है, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? C=Q/V। ठीक है, या तो हम लिख सकते हैं Q=CV, बट यहाँ पर हमें संधारित्र की वैल्यू बतानी है, फॉर्मूला बताना है, तो हम लिख सकते हैं C=Q/V। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वैद्युत क्षेत्र में दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं? ठीक है, नहीं। ठीक है, जो भी बल रेखाएं होती हैं वो आपकी चलती हैं सीधे समांतर। ठीक है, और अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो उनकी दिशाएं जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जो कि असंभव है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये नहीं, क्योंकि यदि काटती हैं तो उन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होगा कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों, जो कि असंभव है, क्योंकि कभी भी दो दिशाएं प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि धारा जो होती है हमेशा नॉर्थ से लेकर साउथ में ही जाती है। ठीक है, तो इसके कारण हम एक ही दिशा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E शून्य हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी शून्य होगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि जहाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य हो वहाँ पर वोल्टेज भी शून्य हो। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और वैद्युत क्षेत्र कभी इक्वल नहीं होते, चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, यदि किसी वैद्युत आवेश पर विद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं, ठीक है, तो इस आवेश की प्रकृति बताइए। ये आपकी आवेश की प्रकृति जो होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं? ठीक है, विद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं? उत्तर है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि जैसे ये क्षेत्र है तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको कि ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, हम एक रेखाओं के द्वारा प्रेजेंट कर देते हैं कि यदि किसी बिंदु आवेश के निकट धन परीक्षण आवेश Q रखें तथा उस बिंदु पर आवेश एक वैद्युत बल लगाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण वह लगाए गए बल की दिशा में गति करता है। लगाए गए बल की दिशा में जिधर की साइड आप बल लगाएंगे उधर की साइड मूव करने लगेगा। तो यदि विद्युत बल एक समान हो तथा परीक्षण आवेश सरल रेखीय पथ पर गति करता हो, मतलब एक सीधी रेखा में गति करता है, और यदि विद्युत बल परिवर्तित हो रहा है तब परीक्षण आवेश की गति की दिशा भी परिवर्तित होगी तथा वह एक वक्र पथ पर गति करेगा, तो यह पथ की वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। मतलब कि ये जिधर की साइड वो उसको मूव करेगा वो उधर की साइड ही मूव करने लगेगा। अब कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होता है। ठीक है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करता है? प्रेजेंट करता है, क्योंकि जितनी भी रेखाएं हम प्रेजेंट करते हैं वो सब काल्पनिक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम का नियम क्या है?
कूलाम का नियम क्या है? विद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक वैद्युत बल F दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो आवेश हैं यहाँ पर, प्लस Q1 और Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है? आपकी R है। तो इन दोनों के जो बल होता है वो दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है और दोनों की दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके कारण ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम F इक्वल्स टू, हम इस प्रोपोर्शनल को हटाकर K लिख सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। और K को हम यहाँ पर एक नियतांक मान रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा? K का मान निर्वात में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम माना जा रहा है। जिसके कारण इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर ये K की वैल्यू हमने 9 × 10⁹ मानी है, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं? 1/4πε0 लिख रहे हैं। ठीक, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। इसकी जगह पर हम इस फॉर्मूले में हम इसको लिख कर क्या बता सकते हैं? F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमें पता है कि ε0 की वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं। अभी बताया था कि वैद्युत क्षेत्र को जब निरूपित किया जाता है कि बल रेखा वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करते हैं तो एक काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं, जिसके कारण हम बता पाते हैं कि ये हाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जहाँ पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है प्रबल होता है, जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ पर प्रबल नहीं होता है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निर्बल हो जाता है। किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की क्या होता है? वो माप होता है। मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं होती हैं उनका माप, उनकी माप को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। कह रहा है कि चित्र में एक असमान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाएं द्वारा निरूपित है ये। ठीक है, ये जो बल रेखाएं चल रही हैं, कह रहा है कि माना इस क्षेत्र में एक काल्पनिक स्वच्छ पृष्ठ स्थिर है और dA एक पृष्ठ अवयव है। कह रहा है कि तब स्केलर गुणन E डॉट dA अवयव से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू होल इंटीग्रल E डॉट dA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गॉस की प्रमेय तथा गॉस के नियम से आप क्या समझते हैं? कह रहा है कि गॉस की प्रमेय स्थिर विद्युतिकी में किसी काल्पनिक पृष्ठ बंद पृष्ठ, किसी गॉसियन पृष्ठ, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, ठीक है, यह चीज से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है, जिसको हम लिख सकते हैं फाई E इक्वल्स टू Q/ε0। कहने का मतलब कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसके कारण ये फॉर्मूला बनता है। अब कह रहा है कि परंतु बाद पृष्ठ, ठीक है, ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकलता है। मतलब जो ये पूरा बंद है इस पर अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो हम ये एरिया भी ले लेते हैं, जिसके कारण हम इसको लिख देते हैं फाई E इक्वल्स टू होल इंटीग्रल E डॉट dA, जिससे ये फॉर्मूला बन जाता है। और ये हमारा फाई E इक्वल्स टू होता है Q/ε0, जिसके कारण ये दोनों वैल्यू भी इक्वल हो जाती हैं। और यहाँ पर ε0 आपको पता ही है कि निर्वात की वैद्युतशीलता होता है, और यही हमारा गॉस की प्रमेय का समाकलन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं के स्थिर वैद्युतिकी निष्पन्न से आप क्या समझते हैं? उत्तर में आंसर है कि बहने वाले गैस या वायु में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों को, जैसे धूल या धुएं के कणों को एक स्थिर वैद्युतिकी निष्पन्न के द्वारा हटा दिया जाता है, जिससे बहने वाली गैस
का या वायु की शुद्धता बढ़ जाती है। मतलब जब ये पॉल्यूशन वगैरह हो जाते हैं तो जैसे धूल वगैरह आ जाती है तो हम उसको हटा देते हैं हवा के द्वारा, फिर वहाँ क्या हो जाती है, शुद्धता बढ़ जाती है। इसका उपयोग वायु शुद्धक, वायु स्वच्छक या वायु शीतक इकाई आदि में किया जाता है। निस्पंद को इस प्रक्रिया में पूर्व से प्रचलित गीले स्क्रब के उपयोग में निस्पंद इकाई द्वारा बहने वाली तरल पदार्थ, गैस तथा वायु पर सीधे विद्युतीय ऊर्जा में लगाया जाता है तथा ऊर्जा की खपत के दृष्टिकोण से ESP बहुत ही कुशल युक्ति मानी जाती है, जिसके कारण जो होता है वायु वगैरह को वो शुद्ध कर देता है, जिसके कारण जो ये धूल वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाइए तथा उसका व्यंजक बताइए, मतलब कि उसका सूत्र निकालिए। किसी वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर तीव्रता, कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर विचाराधीन आवेश के कारण वाले बल के बराबर होती है। इस पर कह रहा है कि माना त्रिज्या R एक विलगित अचालक गोला है, जो कैपिटल R है आपका विलगित अचालक गोला है, जिससे संपूर्ण आयतन में +Q आवेश जा रहा है और एक समान रूप से वितरित हो रहा है, मतलब पूरे में एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज मतलब +Q आवेश बह रहा है। हमें इस गोले के बाहर गोलीय पृष्ठ पर तथा गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब एक तो बाहर निकालनी है और एक अंदर की साइड। तो ये हमारा है पहला पॉइंट। बाह्य बिंदु पे कह रहा है कि जो ये गोला है, यह हमारा गोला है, इसके बाह्य बिंदु P पर, किसी बिंदु बाह्य P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे कि माना बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल आपका क्या है, डेल्टा A है, ठीक है, सॉरी थीटा A है। तब क्षेत्रफल जो अवयव है डेल्टा थीटा A से होकर कहाँ जाएगा, DA तक जाएगा, ठीक। वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू E डॉट DA। और अगर यहाँ पर एंगल बनाता है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा EDA cos थीटा। और यहाँ पर अगर एंगल cos थीटा जो है, कोई भी एंगल नहीं बनाएगा तो वो 0 होगा, जिसके कारण वो 1 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा EDA। तो फाई इक्वल्स टू होल इंटीग्रल E डॉट DA। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, E तो हमारा कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालेंगे। इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन सिर्फ DA का होगा, मतलब कि A का होगा। तो हम जब A का इंटीग्रेशन करेंगे, और हमें पता है कि होल इंटीग्रल DA का मान होता है 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया का मान होता है, मतलब क्षेत्रफल का मान होता है, जिसके कारण ये फॉर्मूला क्या बना लेगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू Q अपॉन R। सॉरी ये R नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाई ई को, ठीक, इसके साथ निकल जाएगा, क्योंकि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसके कारण ये दोनों मिलके क्या फॉर्मूला बना लेंगे, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे बनाएंगे देखिए, Q अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी R स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। और हम यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो E आप एक साइड कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई R स्क्वायर। तो सिंपल अगर इसको लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होगा, जिसके कारण ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आंतरिक बिंदु पे। अभी हमने निकाला था बाह्य बिंदु पे, अब हम आ जाएंगे आंतरिक बिंदु पे। आंतरिक बिंदु पे कह रहा है कि माना बिंदु P गोले के भीतर यहाँ पर है और इसकी त्रिज्या केंद्र O से क्या है, स्मॉल r है। तो तब गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू E 4 पाई R स्क्वायर। वही चीज़ है ऊपर जैसे निकाले थे वैद्युत फ्लक्स। और हमें पता है इसका मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम Q पहले यूज़ कर चुके हैं, तो हम इस आवेश के लिए हम Q डैश यूज़ करेंगे। तो जिसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R स्क्वायर। और हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू Q अपॉन 4/3 पाई R Q, बड़े वाले गोले के लिए, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों की वैल्यू इक्वल रख लेंगे
और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे, क्यू डैश का मान जब समीकरण डैश 1 में रख लेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3, क्योंकि हमें पता है कि इसको 4/3 पाई आर क्यूब रो होता है। अब हम यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3, या मतलब 3 आप यहीं छोड़ यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। तो यहाँ हो जाएगा ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा गॉस के नियम के अनुसार फाई इक्वल्स टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, और जो की वैल्यू होती है 0 के इक्वल, क्योंकि वहाँ पर एंगल तो होता नहीं है। ठीक, तो वहाँ पर एंगल जो होता है वो 0 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि आवेशी चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य रहता है, उस पर कोई भी चार्ज या आवेश नहीं होता है, तो आवेश वहाँ पर 0 माना जाता है, जिसके कारण ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो वहाँ पर ई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि किसी बिंदु के कारण इससे आर दूरी पर, किसी बिंदु के कारण स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र की गणना कीजिए। कह रहा है कि चित्र के अनुसार प्लस क्यू आवेश, यह है प्लस क्यू आवेश कूलाम, मतलब बिंदु आवेश वायु से बिंदु ओ पर रखा जाता है। कह रहा है कि प्लस क्यू से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, यहाँ से लेकर यहाँ पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, कह रहा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना बिंदु P को O से, मतलब P की बिंदु O से दूरी r मीटर है, x मीटर सॉरी, तथा एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू और आपका x दूरी पर स्थित A पर रखा है, और प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर आरोपित बल क्या हो जाएगा आपका, जब दो आवेशों के बीच उत्पन्न होता है आरोपित बल होता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर। और यहाँ पर दो आवेश हैं आपका Q और Q नॉट है, एक ये है और एक ये है, और इनके बीच की दूरी आपकी है x है, तो इन पर आवेश जो उत्पन्न हो जाएगा वो F इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है A से B तक सूक्ष्म दूरी माइनस dx चलाने में किया गया कार्य हो जाएगा dw इक्वल टू बल इंटू दूरी, और हमें पता है दूरी हमने d ली है, तो जिसके लिए हम दूरी माइनस dx यूज़ करेंगे, और बल हमें पता है ऊपर निकाला है Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें यहाँ कार्य निकालना है तो हमें क्या करना होगा, dw को हम w में चेंज करेंगे। dw को हम w में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने पर हम दूरी जो लेंगे x की वो ले लेंगे इनफाइनाइट टू r, और हमारा ये हो जाएगा w। अब इनफाइनाइट टू r ले रहे हैं p से p तक के लिए, तो ये हमारी हो जाएगी p तक के लिए, तो हम इसको शो करेंगे इंटीग्रेशन एप्सिलॉन टू r dw, और dw की वैल्यू ये आपकी ये रही। यहाँ पर रखने के बाद इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dx है, मतलब कि सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब वैल्यू को हम साइड रख लेंगे। साइड रखने के बाद जब इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/एप्सिलॉन जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 1/0 होती है, और जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 1/0 से 0 ऊपर जाएगा तो ये पूरा 0 बना लेगा, तो बचेगा क्या आपके पास सिर्फ r 1/r, जिसके कारण इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, जो कि किसके लिए है, r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव हो जाएगा, Vp के लिए और Vr के लिए, दोनों के लिए ही यही विभव रहेगा। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला पता है 9 × 10⁹ होता है, ये r नहीं है, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध धारा संधारित्र के आवेशन की व्याख्या कीजिए, कि समय नियतांक की परिभाषित कीजिए। कह रहा है कि संधारित्र का आवेशन, ये जो चित्र है इसमें बताया गया है कि चित्र के अनुसार C धारिता पर एक संधारित्र R के मान के लिए प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है। ये यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसके कारण हम इसको क्या बोल सकते हैं, RC संयोग। ठीक है, जब प्रतिरोध और संधारित्र जुड़ता है तो उसे हम CR या RC परिपथ कहते हैं। एक क्रॉस एक बाहरी विद्युत वाहक बल E की बैटरी एक विशेष प्रकार की कुंजी के साथ जोड़ी गई है। यहाँ पर ये यहाँ से कुंजी के साथ एक विशेष प्रकार की कुंजी के साथ जोड़ी गई है। जब कुंजी K को A से जोड़ा जाता है तो बैटरी E जो होती है वो CRC सर्किट से जोड़ देते हैं, तथा जब कुंजी K को B से जोड़ते हैं तो RC सर्किट से अलग हो जाती है। ठीक है, मतलब कहने का जब हम इसको A से जोड़ते हैं तो B से अलग हो जाता है, और जब B से जोड़ते हैं तो ये A से अलग हो जाता है, जिसके कारण कुंजी K को A से जोड़ने पर संधारित्र C पर प्रतिरोध R बैटरी के श्रेणी क्रम में आ जाता है, जिससे RC परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अतः इस अवस्था में संधारित्र आवेशित होने लगता है, अर्थात संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। माना संधारित्र के आवेशन के साथ बढ़ता रहता है, मतलब कि संधारित्र का मान जो होगा, जब आवेश बढ़ेगा तो संधारित्र का मान भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर बढ़ने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थापित विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाता है तो संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है। ये जब तक आवेश लेता रहेगा जब तक कि इस पर पूरी तरह से आवेश जो है जो इक्वल ना हो जाए। ठीक, तो संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है और परिपथ में धारा क्या होती है, वहाँ बहने लगती है, बंद हो जाती है, मतलब बहना क्या हो जाती है, अपने आप ही रुक जाती है। अतः इस सर्किट में धारा प्रारंभ में अधिक होती है और धीरे धीरे बाद में क्या हो जाती है, वो शून्य हो जाती है। मतलब जब वो अपने इच्छानुसार, मतलब जितना उसको आवेश चाहिए, मतलब धारा चाहिए या आवेशित होना है उसको इसके इक्वल तक जब तक लेता रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वो कम कर देगा लेना, फिर लास्ट में शून्य हो जाएगा। अतः परिपथ में परिवर्तित धारा प्रवाहित होती है, जो कि क्षणिक धारा होती है। माना किसी क्षण संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q तथा उस क्षण परिपथ में धारा जो होगी वो I होगी, तो उस क्षण परिपथ के प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, क्योंकि V बराबर Q/C होता है। जबकि C संधारित्र की धारिता है, यह विभवांतर बाहरी विद्युत वाहक बल E के विपरीत होता है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत वाहक बल के विपरीत होने लगेगा। अतः परिपथ में कार्य करने वाला प्रभावी या नेट बल जो होगा, नेट विभवांतर जो होगा, वो यहाँ V - Q/C होगा, जो कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार RC सर्किट में विद्युत वाहक बलों के निम्न समीकरण द्वारा प्रेजेंट करेगा। किसके द्वारा प्रेजेंट करेगा, ये रहा हमारा फॉर्मूला कि E - Q/C RI, जो कि हम अगर यहाँ से इसको सेपरेट करके E की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा फॉर्मूला Q/C + RI, क्योंकि ये वैल्यू इधर चली जाएगी। संधारित्र के पूर्णतः आवेशित होने पर जब उस पर आवेश का मान Q0 हो जाता है तो सर्किट में धारा प्रवाह जो होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि उसको उतना चाहिए। अतः धारा जो होगी बाद में लास्ट में शून्य हो जाएगी, और यहाँ Q = Q0 हो जाएगा और I हो जाएगा 0। तो समीकरण 1 के अनुसार फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, Q0/C = E, क्योंकि जब धारा I हो जाएगी तो वहाँ पर RI जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा Q/C + RI = Q0/C। और अगर हम इसको सेपरेट करें RI को एक साइड करके, तो Q0/C - Q/C = RI हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी सर्किट में धारा I आवेश प्रवाह की दर के बराबर होता है, अर्थात I = dQ/dt। और हमें पता है, अभी हमने निकाला था RI का फॉर्मूला, यहाँ से अगर हम I का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Q0/C - Q/C, और R आपका इधर रहेगा, I की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो Q0/dQ/dt हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से C कॉमन ले लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा
क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू सी आर डी क्यू अपॉन डी टी। माना क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू एक्स ले लें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस सी आर डी एक्स अपॉन डी टी, और माइनस डी एक्स अपॉन डी टी को हमने डी क्यू अपॉन डी टी को हमने माइनस डी एक्स अपॉन डी टी मान लिया। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स और इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन सी आर डी टी। अगर हम इस यहाँ से हम q की वैल्यू x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर dq यूज़ हो रहा है और dq से हम वैल्यू निकाल नहीं सकते इंटीग्रेशन के बिना। तो हम इसका क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, x की वैल्यू को एक साइड कर देंगे और बाकी जो बची है उसको एक साइड करके यहाँ t का इंटीग्रेशन, यहाँ x का इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ x की वैल्यू जो है आपकी क्यू नॉट अपॉन क्यू होगी, और क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन एक्स x का इंटीग्रेशन log x होता है, और 1 अपॉन सी आर साइड करके अगर हम t का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन dt आएगा और एक कांस्टेंट a आ जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो log क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन सी आर t अपॉन सी आर प्लस आई हो जाएगा। कह रहा है कि माना जहाँ a समाकलन नियतांक है जिसका मान सर्किट के प्रतिबंधों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा t को, अगर हम इसका मान निकालने लगे कांस्टेंट का तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़ीरो रखना, जो यहाँ पर आवेश है समय है वो ज़ीरो हो जाएगा और आवेश भी ज़ीरो हो जाएगा, जिसके कारण a का मान हो जाएगा log e क्यू नॉट हो जाएगा। अगर हम log को log के साथ ले लेंगे तो ये माइनस में होने के कारण ये अपॉन में चला जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का t अपॉन सी आर। और अगर हम log यहाँ से हटा देते हैं तो आपको पता है कि log जब हटाया जाता है तो इक्वल की वैल्यू जो होती है वो e की पावर में चली जाती है, जिसके कारण ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा q इक्वल्स टू क्यू नॉट, ये आपका क्यू नॉट है, q इक्वल्स टू क्यू नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की वृद्धि दर या धारा क्या हो जाएगी, फिर I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, और आपको पता है q का मान हमने अभी निकाला है क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर, तो इसका मान रख देंगे जिसके कारण ये फॉर्मूला हो जाएगा e अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। कह रहा है कि उपयुक्त समीकरण में किसी संधारित्र की प्लेटों के द्वारा क्षणित आवेश या क्षणित धारा को प्रकट करता है। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि संधारित्र की आवेशों की वृद्धि चरघातांक के रूप से होती है, जिसे चित्र में दिखाया गया था, और सी आर को आरसी परिपथ का कालांक टॉ कहते हैं और इसे आवेशन समीकरण भी कहते हैं, जो हमने अभी बताई थी, निकाली थी। टी इक्वल्स टू सी आर रखने पर सी आर के पश्चात संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, जिसके कारण इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई, और इसका मान रख देंगे, ई का मान होता है 2.71 अपॉन 8। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, मान हो जाएगा 0.632 क्यू नॉट, और अगर हम इसको सही से लिखें रेशो के फॉर्म में तो 2/3 क्यू नॉट हो जाएगा। ये क्या है, संधारित्र प्रतिरोध परिपथ का कालांक वह समय है जिसमें संधारित्र अपने अधिकतम आवेश का 2/3 या कह सकते हैं कि 0.632 गुना आवेश ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध द्वारा संधारित्र की निरावेश की व्याख्या, मतलब जब उस प्रतिरोध के द्वारा जब किसी भी संधारित्र पर जो होता है, संधारित्र होता है, निरावेश हो जाता है, तो उसकी व्याख्या बताइए। कह रहा है कि जब हम संधारित्र को पूरी तरह से आवेशित होने पर कुंजी K को B से जोड़ देते हैं, जैसे चित्र में अभी पीछे आपने देखा था कि दो पॉइंट लगे थे A और B, कभी हम कुंजी को B से जोड़ रहे थे, कभी हम कुंजी को A से जोड़ रहे थे। तो कह रहा है कि अगर हम कुंजी K को B से जोड़ देते हैं तो बैटरी परिपथ में अलग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि A से जोड़ने पर बैटरी के साथ जुड़ता है और B से बैटरी के साथ नहीं जुड़ता है, जबकि आवेश संधारित्र तथा उसके साथ श्रेणी में जुड़ा प्रतिरोध दोनों परिपथ में रहता है। इस प्रकार संधारित्र पर उत्पन्न आवेश प्रतिरोध में बहने लगता है, जिससे परिपथ में क्षणित धारा बहती है और संधारित्र विसर्जित होना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, मतलब कि ये कह रहा है कि अगर हम इससे जोड़ते हैं तो क्षण भर के लिए ही धारा बहेगी और जिसके कारण फिर वो धारा बहना चालू कर देगी, पर अगर हम A से जोड़ेंगे तो उसमें क्षण भर के लिए नहीं, उसमें लगातार ही धारा जो होगी वो
प्रभाव होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा हाँ, ये इसका प्रूफ है, ये रहा बैटरी। कह रहा है कि बी से जोड़ने पर ये बैटरी नहीं जुड़ेगी, और अगर हम ए से जोड़ते हैं तो इसमें बैटरी जुड़ेगी, जिसके कारण धारा जो होगी लगातार प्रवाह होगी, और ए से जोड़ने पर सिर्फ क्षण भर के लिए ही प्रवाह होगी। तो इसके लिए भी प्रूफ सेम पीछे जैसा किया था अभी बिल्कुल वैसा ही प्रूफ है, ठीक है, सेम ही इक्वल है, ठीक। यहाँ पे भी हमने यही वैल्यू निकाली है, तो ये आप पीछे से देख लीजिएगा, ठीक है, सब वही चीज़ है, बस वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, हमने यहाँ पे होल इंटीग्रेशन नहीं निकाला है, ठीक, बाकी ये नॉर्मल ही सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आवेशी समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पट्टिका रखी जाती है, इसका निम्नलिखित पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेटों के मध्य विभवांतर, और दूसरा है संधारित्र की ऊर्जा। तो कह रहा है कि प्लेटों के मध्य विभवांतर जो होगा, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं एक्स और वाई से मिलकर बना होता है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इनके बीच की दूरी डी है। तो प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के रख दिया जाए तो वहाँ टी की मोटाई जो होगी वो पट्टियों में रखी उससे कम हो जाएगी। मतलब जो ये जैसे मान लो एक्स और वाई दो प्लेट है, उसके बीच में कोई परावैद्युतांक आ जाए और उसकी दूरी टी हो जाए परावैद्युतांक की, और इसके बीच की दूरी आपकी डी है, ठीक। कह रहा है कि एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश हो, तो प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगी, और परावैद्युत पट्टी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी ई इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू नॉट ए हो जाएगी, क्योंकि यहाँ परावैद्युतांक जब यूज़ होता है तो वो आपका क्या हो जाता है, के हो जाता है। ये डायग्राम में भी दिया हुआ है कि ये परावैद्युतांक है। स्पष्ट होता है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई नॉट दूरी डी माइनस टी में रखा है, मतलब कि ये बीच की दूरी निकालेंगे तो डी में से टी माइनस करेंगे तभी तो आप यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। तो पहले के लिए हो जाएगी डी माइनस टी, और परावैद्युतांक के लिए हो जाएगा सिर्फ टी, तो जिसके कारण ये फॉर्मूला बना लेगा विभव का, वी इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी, और परावैद्युतांक के लिए ई टी हो जाएगा, जिसके कारण अगर हम इसका फॉर्मूला रख देते हैं दोनों का ई का, तो क्या हो जाएगा, दोनों में से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा, और d माइनस टी प्लस की t अपॉन के हो जाएगा कॉमन लेने पर। और हमें पता है ये मान है v का, और हमें पता है c बराबर q अपॉन v होता है, और जिसके कारण अगर हम v का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, और Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरा पॉइंट था कि संधारित्र की ऊर्जा, कि संधारित्र के संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य संधारित्र में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये तो सभी को पता है कि आवेशित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, वो कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, मतलब जब स्थिति चेंज हो जाती है तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अतः आवेशित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा उसको आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। यही ऊर्जा संधारित्र को किसी प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। मतलब जब ये ऊर्जा जो होगी प्रतिरोधों के द्वारा विसर्जित होगी, मतलब जब प्रतिरोध के द्वारा विसर्जित होने लगेगी, मतलब आगे बहने लगेगी, तो ये एक ऊष्मा के रूप में चलेगी। यहाँ पर माना सी फैराडे धारिता है, फैराड धारिता के संधारित्र की आवेश करके उसका प्लेटों के बीच विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है, तथा संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, वहाँ पर Q इक्वल टू C भी हो जाएगा संधारित्र के कारण, धारिता के कारण C के, ठीक है। और हमें पता है Q का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। एक प्लेट पर प्लस Q और दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश अगर दिया जाता है तो आवेशन की क्रिया में धन प्लेट में से ऋण प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। सभी को पता है कि धन से ऋण की ओर जाते हैं जब तक कि प्लेटों पर आवेश Q नहीं हो जाता, मतलब कि दोनों प्लेटों पर आवेश बराबर नहीं हो जाता जब तक ये जाते रहते हैं। तो आवेशन की क्रिया में माना वह आवेश Q डैश को Q डैश प्लस डी क्यू करते हैं, अर्थात डी क्यू डैश ऋणात्मक आवेश धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाता है। अतः
माना उस सूक्ष्म आवेश स्थानांतरण में विभव जो होता है v डैश इक्वल्स टू q डैश अपॉन c नियत रहता है। अतः नियत विभव v डैश पर सूक्ष्म आवेश डी क्यू डैश स्थानांतरण में किया गया कार्य होता है, जिसके कारण डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डैश इंटू डी क्यू डैश, जिसके कारण फॉर्मूला क्या हो जाता है v बराबर क्यू अपॉन सी है और v डैश है तो हमारा आवेश भी चेंज होगा, तो v डैश इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन सी ले लेते हैं, जिसके कारण ये फॉर्मूला बन जाता है। अब हमें पता है कि w का मान dw को हम w में चेंज करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और हमें पता है कि आवेश 0 से बढ़कर q हुआ है, तो हमारा यहाँ पर आवेश का फॉर्मूला लिमिट ले लेंगे हम q सेट q नॉट और ये हो जाएगा q डैश अपॉन सी और डी क्यू डैश। अगर हम यहाँ से इंटीग्रेशन कर दें तो 1 अपॉन सी बाहर हो जाएगा, q डैश का हो जाएगा इंटीग्रेशन q डैश स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो जाएगी q 0 से q, और अगर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक, और हमें पता है कि q इक्वल्स टू सी वी होता है। अगर हम यहाँ पे q इक्वल्स टू सी वी रख देते हैं तो एक सी, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा w इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर अपॉन 2 और c इक्वल्स टू अगर q अपॉन v रखते हैं तो फॉर्मूला इसका चेंज होकर क्या हो जाएगा w इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन 2 हो जाएगा, जिसके कारण इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मूले बनते हैं ऊर्जा के? u इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 सी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 क्यू वी। ठीक है, ये तीनों ही वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित संधारित्र की ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है छोटा सा, और कह रहा है कि इस न्यूमेरिकल में कि 2 माइक्रोकूलाम आवेश 5 वोल्ट के बिंदु से -2 वोल्टेज विभव के बिंदु तक लाया जाता है। मतलब एक आवेश आपका हो गया 2 और दूसरा आवेश हो गया आपका -2। किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, अब हमें पता है, ये कह रहा है कि इतने कूलाम आवेश को इतने वोल्ट से के बिंदु से लेकर -2, मतलब वोल्टेज जो होगा आपका पहला V1 5 वोल्ट है और दूसरा -2 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाया जा रहा है। आवेश कितना है आपका 2 कूलाम माइक्रोकूलाम है। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है W इक्वल्स टू क्यू dV होता है, और dV हमारा यहाँ पे जैसे दो विभव है तो V2 माइनस VV हो जाए V1 हो जाएगा, या आप लिख लो VB माइनस VA। ठीक, ये हो जाएगा VA और ये हो जाएगा VB। अगर हम इससे माइनस करते हैं तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा -2 - 5 इक्वल्स टू -7c, और c का मान रख लेंगे। c हमारा है 2 माइक्रोकूलाम, और हमें पता है माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई की जाती है, जिसके कारण ये हो जाएगा -2 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 7 × 14, और इसके कारण क्या हो जाएगा 14 × 10⁻6 कूलाम हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, कार्य निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आवेश संधारित्र की प्लेट के मध्य परावैद्युत पट्टी रखी जाती है। कह रहा है कि एक आवेशी संधारित्र की प्लेट के मध्य एक क्या रखी जाती है, पट्टी रखी जाती है, और उस पर क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, तथा सेकंड कह रहा है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट है आपका कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भले ही आंशिक रूप से उपस्थित हो तो इसकी उपस्थिति में संधारित्र की धारिता जो होगी वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा संधारित्र की धारिता का Q0A/D-T हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि धारिता में संचित ऊर्जा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो आवेशी संचित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, यदि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी को उसकी प्लेटों से जोड़ी रहती है। ठीक है, तब संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा V0 नियत रहेगा, तथा धारिता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो अब संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, वो क्या हो जाएगी U इक्वल्स टू हाफ, अभी हमने निकाली थी ऊर्जा U इक्वल्स टू 1/CV स्क्वायर। तो यहाँ पर विभव जो है V0 है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा CV0 हो जाएगा। और अगर इसके बीच में परावैद्युतांक आ जाता है तो हमें पता है वो K हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 K C0 V0
वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है सी इक्वल्स टू परावैद्युतांक के कारण के सी नॉट हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन के लिए हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट, जिसके कारण संधारित्र के लिए जाएगा सी इक्वल्स टू के सी नॉट, ठीक, जिसके कारण ये फॉर्मूला बन जाएगा और के हो जाएगा आपका के इंटू हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। और हमें पता है ये यू के लिए है, और अगर ये दोनों ही नॉट हैं तो ये यू नॉट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर संचित ऊर्जा जो हो जाएगी वो बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वह मार्ग हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक प्रकार से मार्ग ही होती हैं, जो हमें बताती हैं कि वो किस मतलब उसका क्षेत्र कितना है, मतलब कितना कवर किया गया है, तो जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलने की चेष्टा करता है। एक दूसरे शब्दों में वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में वह वक्राकार रेखा है जिससे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को बताता है। मतलब कि ये बताता है कि आपकी जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इसके मतलब जो आवेश है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और वैसे भी पता होता है कि पॉजिटिव टू निगेटिव ही होता है, फिर भी ये एरिया कवर करने के लिए काल्पनिक रेखाएं ही यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। तो इसके जो गुण हैं, पहला गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। सेकंड है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। थर्ड पॉइंट है कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्या होती है वो काट नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ में जाती है और हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ एक ही डायरेक्शन में होता है, उसकी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं कि एक डायरेक्शन इधर प्रेजेंट करें जिसके कारण वो एक दूसरे को काट दें और फिर वो दूसरे डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ प्रेजेंट करें। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ होता है जिसके कारण हम इसको काट नहीं सकते, इसलिए ये जो बल रेखाएँ होती हैं वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अर्थात एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो बल रेखाएं असंभव हो जाती हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे थर्ड चैप्टर के, जो कि आने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को